नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। खुले समुद्र के उपयोग को शासित करने वाली संधि पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक शुरू हुई। आयातित वस्तुओं पर उत्पत्ति के नियमों पर विवाद की स्थिति में मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधान लागू होंगे। खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ गांवों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई। मेघालय कोयला खदान में दुर्घटना, गैर कानूनी रैट होल कोयला खनन के जारी रहने पर चिंता व्यक्त की गई है और कपास की खरीद मंद रहने से वस्त्र उद्योग प्रभावित हो सकता है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। खुले समुद्र के उपयोग को शासित करने वाली संधि पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक शुरू हुई। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता यानी BBNJ को खुले समुद्र की संधि भी कहा जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्रों में 95% महासागर शामिल हैं। ये क्षेत्र अमूल्य पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और खाद्य सुरक्षा रूपी लाभ प्रदान करते हैं। BBNJ वर्ष 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय व्यवस्था के तहत एक अन्य संधि होगी। अंक्लोज दुनिया के महासागरों और समुद्रों में कानून एवं व्यवस्था का एक व्यापक शासन स्थापित करता है। ये महासागरों और इसके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करता है। भारत भी अंक्लोज का एक पक्षकार है। अंक्लोज के तहत शामिल अन्य संधि या समझौते हैं अंक्लोज के भाग 11 के कार्यान्वयन पर वर्ष 1994 का समझौता और वर्ष 1995 का संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता। BBNJ यानी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर एक वैश्विक संधि की आवश्यकता क्यों है? दरअसल खाद्य सुरक्षा या जैव प्रौद्योगिकी के लिए समुद्री संसाधनों जैसे कि गैस हाइड्रेट्स, मूल्यवान धातु, जीवाश्म ईंधन या बाह्य सूक्ष्म जीव आदि की मांग और उनका दोहन बढ़ता जा रहा है। BBNJ क्षेत्र को शायद ही विनियमित किया जाता है। इसका केवल 1% क्षेत्र ही संरक्षण के अधीन है। ये कई खतरों का भी सामना कर रहा है, जैसे कि बढ़ता समुद्री प्रदूषण, गहरे समुद्र में मत्स्यन और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। समुद्री सीमाओं की अगर बात करें तो प्रादेशिक समुद्र देश का संप्रभु क्षेत्र होता है। इसमें विदेशी असैन्य और सैन्य जहाजों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रवेश का अधिकार होता है। इसके बाद आता है सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिग्युअस जोन। यहाँ देश अपने सीमा शुल्क, राजकोषीय, आप्रवास या स्वच्छता कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद बारी आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। यहाँ पर संसाधनों की खोज और दोहन, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, कृत्रिम द्वीपों और संरचनाओं की स्थापना के लिए संप्रभु अधिकार दिया जाता है। और फिर अंत में है खुला समुद्र। इसमें समुद्र के ऐसे सभी हिस्से जो EEZ प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के आंतरिक जल क्षेत्र में शामिल नहीं है। इस क्षेत्र में किसी देश को कोई विशेष अधिकार नहीं होता है। अगली खबर व्यापार एवं प्रशुल्क दरों से संबंधित है। आयातित वस्तुओं पर उत्पत्ति के नियमों पर विवाद की स्थिति में मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधान लागू होंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने कहा है कि सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 तथा FTA के तहत उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों के बीच विवाद के मामले में FTA या इसके रूल ऑफ ओरिजिन से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। FTA शून्य या रियायती आधारभूत सीमा शुल्क दर पर अधिकांश वस्तुओं के आयात की अनुमति देता है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, जापान, सिंगापुर आदि सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कारोटार का उद्देश्य FTA के माध्यम से भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क वंचन को रोकना है। कारोटार यानी सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020। कारोटार के नियमों के तहत आयातकों को FTA के तहत शुल्क रियायत का दावा करने के लिए मूल देश से वस्तुओं में 35% मूल्यवर्धन का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा न्यूनतम जानकारी की एक सूची भी प्रस्तुत की जाती है जो कि आयातक के पास होनी जरूरी है। उत्पत्ति के नियमों के बारे में ये भी बात है कि रूल ऑफ ओरिजिन किसी देश में आयातित उत्पाद की उत्पत्ति वाले
राष्ट्र का निर्धारण करने के लिए निर्धारित मानदंड है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट कौन से देश में बनाया गया है, कहाँ इसको उत्पादित किया गया है, इसका निर्धारण रूल ऑफ ओरिजिन से किया जाता है। और इसके तहत जिस देश ने भारत के साथ FTA किया है वो किसी तीसरे देश की वस्तु को केवल अपना लेबल लगाकर भारतीय बाजार में नहीं उतार सकती है। उसे भारत को निर्यात करने के लिए उस उत्पाद में एक निर्धारित मूल्यवर्धन करना होगा। खुले में शौच मुक्त यानी ODF गांवों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 1,01,462 गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था। पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार्यान्वयन एजेंसी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की कुप्रथा को समाप्त करना है। ये लक्ष्य इन बदलावों के माध्यम से प्राप्त किए जाने हैं, जैसे कि व्यवहार परिवर्तन, घरों में और सामुदायिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण करके तथा शौचालय निर्माण और उपयोग की निगरानी के लिए तकनीकों का कार्यान्वयन करके। इस चरण के तहत सभी गाँवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अक्टूबर 2019 में स्वयं को ODF घोषित कर दिया था। इस उपलब्धि के तहत भारत ने सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 के लक्ष्य को 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि सभी SDG लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण ODF प्लस पर केंद्रित है। इसमें ODF की उपलब्धि को बनाए रखते हुए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल किया गया है। इसे वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक लागू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का महत्व ये भी है कि ये उपयुक्त स्वच्छता और महिलाओं की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करता है। ये उपयुक्त शौचालय सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। ये उचित अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण में मदद करता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य और रहन सहन को बेहतर बनाता है। इसमें 4 कैटेगरी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ODF सभी के लिए शौचालय सुविधा तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। वहीं SBM ODF प्लस का दर्जा प्राप्त करने के लिए ODF के अलावा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसी के तहत ODF प्लस का दर्जा प्राप्त करने के लिए ODF प्लस के अलावा मलयुक्त गाद और सेप्टेज के सुरक्षित नियंत्रण, प्रसंस्करण और निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं SBM वाटर प्लस ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि ODF प्लस के अलावा कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट जल खुले वातावरण में नहीं बहाया जाए। मेघालय कोयला खदान में दुर्घटना से गैर कानूनी रेड होल कोयला खनन के जारी रहने पर चिंता व्यक्त की गई है। रेड होल खनन में आमतौर पर 3 से 4 फीट गहरी संकरी सुरंगें बनाई जाती हैं। इनमें मजदूर, जो कि अक्सर बच्चे होते हैं, प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। कोयला खनन की ये तकनीक मेघालय में अधिक प्रचलित है क्योंकि वहाँ कोयले की परत पतली है। रेड होल 2 तरह के होते हैं। जब इसे जमीन में खोदा जाता है तो ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल शाफ्ट होते हैं जो खदानों की ओर ले जाते हैं और फिर नीचे क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं। इसके विपरीत पहाड़ी ढलानों में कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए सीधे क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेघालय में रेड होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायालय ने इस खनन तकनीक को अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित बताया है। हालांकि वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम तथा खनिज रियायत नियम 1960 के तहत कोयला खनन किया जाता है तो NGT का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रेड होल खनन के कई प्रभाव भी हैं। रेड होल खनन से खनन क्षेत्रों में जल स्रोत पीने और सिंचाई के लिए अनुपयोगी हो गए हैं। साथ ही जल पौधों और जानवरों के लिए भी विषाक्त हो गया है। इससे बाल तस्करी को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा खानों में आड़ी तिरछी कई सुरंगें खोद दी जाती हैं, जिससे ढहने का खतरा तो बना ही रहता है, साथ ही इनके डूब जाने या बाढ़ आने का भी खतरा बना रहता है और इसीलिए स्थानीय लोगों के पुनर्वास या वैकल्पिक रोजगार की मांग भी बढ़ रही है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार भारत में एंटी रेट्रोवायरल दवाओं की कोई कमी नहीं है। नाको ने ARV दवाओं की किसी भी कमी के आरोपों का खंडन किया है। उसके अनुसार एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों में भर्ती लगभग 95% HIV संक्रमित लोगों के लिए पर्याप्त दवाइयां मौजूद हैं। भारत में वर्ष 2019 में HIV संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 23.48 लाख थी। HIV एक ऐसा वायरस है जो बीमारी और संक्रमण से लड़ने वाली महत्वपूर्ण कोशिका
कोशिकाओं को नष्ट करके व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। वर्तमान में HIV का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। हालांकि उचित चिकित्सा देखभाल से HIV को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि HIV का इलाज नहीं किया जाता है तो ये एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का रूप ले सकता है। उपचार के लिए PLHIV के वायरस को दबाने, व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने और HIV नेगेटिव पार्टनर को वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए ARV की कई दवाओं तक पहुंच की आवश्यकता होती है। ART उपचार में रुकावट की वजह से HIV संक्रमित लोग जीवन के लिए घातक बैक्टीरियल और फंगल संक्रमणों की चपेट में आ जाते हैं। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कई पहलें की गई हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की संस्था राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACP की गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका निभाती है। PLHIV के खिलाफ भेदभाव को दूर करने के लिए HIV और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 बनाया गया है। इसके अलावा ART सेवाओं पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2024 बनाई गई है। इसके लिए मिशन संपर्क भी शुरू किया गया है। कपास की खरीद मंद रहने से वस्त्र उद्योग प्रभावित हो सकता है। कपास की सरकारी खरीद धीमी रह सकती है और इसका कारण ये है कि भारत सहित कपास उत्पादक प्रमुख देशों में उत्पादन में गिरावट के बीच कीमतें अधिक रहने की संभावना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कीटों के हमले एवं भारी बारिश के कारण उत्पादन में गिरावट तय है। कपास की फसल खरीफ की फसल है। ये दक्कन के पठार की काली कपासी मिट्टी में अच्छी तरह से उत्पादित होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। कपास के लिए वार्षिक तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा न्यूनतम 55 से 110 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम 180 पाला रहित दिवस होने चाहिए। कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। भारत में कपास की सभी 4 प्रजातियां उगाई जाती हैं। ये 4 प्रजातियां हैं गॉसिपियम आर्बेरियम यानी एशियाई कपास, हर्बेसम भी एशियाई कपास है। इसके अलावा मिस्र की कपास है जिसे जी बारबंडेस के नाम से जानते हैं और है अमेरिकी उच्च भूमि कपास जिसे जी हिर्सुटम के नाम से जानते हैं। भारत में कपास उत्पादन से जुड़ी कई समस्याएं भी हैं। लगभग 65% कपास उत्पादन क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। इसके अलावा कपास की उत्पादकता भी निम्न है। भारत में औसत उत्पादन 450 किलोग्राम से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं वैश्विक औसत 877 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा कपास की फसल के कीटों और रोगों से संक्रमण की अधिक आशंका बनी रहती है। साथ ही कपास की कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव रहता है और अपर्याप्त बाजार अवसंरचना आदि अन्य चुनौतियां हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। मौद्रिक नीति समिति। हाल ही में संपन्न MPC की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि मुद्रास्फीति अस्वीकार्य और असुविधाजनक रूप से उच्च बनी हुई है। MPC को RBI अधिनियम 1934 के तहत केंद्र सरकार ने गठित किया है। ये मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है। MPC RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति है। इसके 3 सदस्य RBI द्वारा और अन्य 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। MPC 1 वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें करती है। खाता संग्राहक यानी अकाउंट एग्रीगेटर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारतीय रिजर्व बैंक की खाता संग्राहक प्रणाली में शामिल हो गया है। खाता संग्राहक प्रणाली का उद्देश्य देश में क्रेडिट को संसाधित और एक्सेस करने के तरीके को बदलना है। ये एक तरह की RBI विनियमित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये प्रणाली किसी व्यक्ति को सुरक्षित और डिजिटल रूप में एक वित्तीय संस्थान से प्राप्त अपने खाते की जानकारी को इस प्रणाली में शामिल किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ साझा करने में मदद करती है। खाता संग्राहक प्रणाली का महत्व ये है कि ये उपयोगकर्ता के सभी बैंक खातों का एक ही स्थान पर समेकित डैशबोर्ड तैयार करती है। इसके अलावा उपयोगकर्ता नियंत्रित डेटा साझाकरण करता है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से तब साक्षर कहा जा सकता है जब वो अपना नाम लिखने और गिनने, पढ़ने तथा लिखने में सक्षम हो। ये किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों से जुड़े होने की क्षमता को भी दर्शाता है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर यानी ICAR सीफा ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्का बाजार का शुभारंभ किया है। ये ऐप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित किया गया है। ये राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा वित्त पोषित है। इन सुर्खियों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से प्रेरित होकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने तिलपिया मछली के उत्पादन के लिए अपनी पहली एक्वाकल्चर परियोजना का समर्थन किया है। इसकी तेजी से वृद्धि होने और कम रखरखाव वाले उत्पादन के कारण इसे जलीय चिकन की उपाधि दी गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। ये मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को वर्ष 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन करना है। तस्मानियाई बाघ थैलासीन। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने जीन संपादन तकनीक का उपयोग करके तस्मानियाई बाघ को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना का उद्देश्य इस तस्मानिया के नष्ट हुए पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्बहाल करने के लिए इस जीव को उसके मूल स्थान तस्मानिया में ही पुनर्जीवित करना है। ये एक मार्सुपियल है जो 1930 के दशक में विलुप्त हो गया था। मार्सुपियल को शिशुधानी स्तनधारियों का रूप माना जाता है। ये विविपेरस जीव है, यानी कि ये बच्चों को जन्म देते हैं, न कि अंडे देते हैं, लेकिन इनका गर्भनाल युक्त स्तनपाइयों की तरह लंबा गर्भकाल नहीं होता है। ये तस्मानियाई क्षेत्र का शीर्ष शिकारी जीव था। खाद्य श्रृंखला से इसके गायब होने की वजह से ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग हुआ है और इसकी वजह से अन्य प्रजातियों की क्षति या फिर घातीय वृद्धि, वनाग्नि, आक्रामक प्रजातियों की बढ़ोतरी आदि देखने को मिली है। ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग एक पारिस्थितिकी तंत्र से शीर्ष शिकारी जीव के विलोपन की घटना है। टान्नर पैमाना। टान्नर पैमाने को लैंगिक परिपक्वता रेटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये यौवन के दौरान बच्चों की द्वितीय लैंगिक विशेषताओं के विकास और अनुक्रम को प्रलेखित करने तथा ट्रैक का एक पैमाना है। इसके तहत लड़कों को जननांग विकास और जननांग से ऊपर बालों के विकास के लिए तथा लड़कियों को स्तन विकास और जननांग से ऊपर बाल के विकास के लिए 5 बिंदु पैमाने पर रेट किया जाता है। अगला टॉपिक है ब्रह्म समाज। ये एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने द्वारकानाथ टैगोर और अन्य लोगों के साथ 20 अगस्त 1828 को की थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। इसके आदर्श तर्क और वेदों तथा उपनिषदों के जुड़वा स्तंभों पर निर्भर थे। इसने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की थी। ब्रह्म समाज दैवीय अवतारों में विश्वास का त्याग करता है, लेकिन इसमें कर्म सिद्धांत और आत्मा के देहांतरण पर कोई निश्चित मत नहीं था। इसने जाति व्यवस्था, सती विवाह और बाल विवाह की आलोचना की, लेकिन आगे चलकर ब्रह्म समाज के भीतर उभरे मतभेदों की वजह से भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में और 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। तो आज के व्यक्तित्व हैं जॉर्ज नथानिएल कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल 1859 से 1925 तक भारत में रहा। पश्चिम बंगाल में बर्धमान नगरपालिका ने शहर में ऐतिहासिक कर्जन गेट के सामने एक पूर्व महाराजा की मूर्ति लगाने का फैसला किया है। कर्जन एक ब्रिटिश रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ था। वो वर्ष 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत का वायसराय रहा था। वायसराय के रूप में कर्जन ने जो प्रमुख निर्णय या कार्य किए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में तृतीय अकाल आयोग की स्थापना की थी। इसके अलावा वर्ष 1901 में उसने सीमावर्ती जनजातियों के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का गठन किया था। वर्ष 1903 में उसके कार्यकाल के दौरान दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वर्ष 1905 में उसने बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की थी। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। फिलीपींस, यहाँ की राजधानी मनीला है। भारत और फिलीपींस ने फिनटेक, शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में संबंधों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये पश्चिम में दक्षिण चीन सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। फिलीपींस चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, पलाऊ, वियतनाम और ताइवान के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है।
फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एपो, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा कुछ और भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे कि मायोन, पिनाटुबो और ताल। फिलीपींस की सबसे लंबी नदी है कागायन। लुजोन, विसायस और मिंडानाओ फिलीपींस के 3 मुख्य द्वीप समूह हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।